नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना होगा। मैं हूं प्रशांत कटारे और आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की, छत्तीसगढ़ की उद्योगों की रफ्तार की। जहां अनलॉक होते ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ ली है। छत्तीसगढ़ सरकार की सकारात्मक पहल से जीएसटी, ऑटोमोबाइल, कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में जबरदस्त तेजी आई है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार। सरकार की सकारात्मक पहल से जीएसटी में आई तेजी। ऑटोमोबाइल, कृषि समेत अन्य क्षेत्रों में आई तेजी। संकट काल में छत्तीसगढ़ ने दिखाई राह। कोरोना संक्रमण के चलते पूरे देश में जहां आर्थिक मंदी का माहौल है, वहीं अनलॉक के बाद छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पूरी रफ्तार से चल रही है। कोरोना काल में सरकार की सकारात्मक पहल से बाजार के साथ साथ व्यापारियों और लोगों को बड़ी राहत मिली। राज्य में जीएसटी, ऑटोमोबाइल, कृषि समेत अन्य क्षेत्रों में तेजी देखी जा रही है। जहां वर्ष 2019 में 2093 करोड़ रुपए जीएसटी का संग्रहण हुआ, वहीं 2020 में 2549 करोड़ रुपए जीएसटी प्राप्त हुआ। लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी बेहतर कारोबार देखने को मिला। जून 2020 में जयपुर के बाद रायपुर में सबसे ज्यादा कार और बाइक की बिक्री हुई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त प्राप्त होने के बाद राज्य में किसानों ने 3000 नए ट्रैक्टर खरीदे। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की तुलना करते हैं अन्य राज्यों से, तो बहुत ही पॉजिटिव वे में जा रहा है। और धीरे धीरे जो लॉकडाउन खुला है और जिस हिसाब से कोविड का जो कंट्रोल है हमारे स्टेट में अभी भी बाकी स्टेट की तुलना में, उस हिसाब से छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा कर रहा है। मनरेगा में जॉब कार्डधारी परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने में भी छत्तीसगढ़ देश में शीर्ष स्थान पर है। देश में 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले कुल परिवारों में अकेले छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी 41% है। छत्तीसगढ़ के किसानों के हाथ में लगभग 55,000 करोड़ रुपया का ट्रांजैक्शन सरकार के द्वारा किया गया। तो जब पैसा किसानों के खाते में जाएगा तो बाजार में जो रौनक आपको दिख रहा है, व्यवसायी जो दिख रहा है, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जो बूम दिख रहा है, तो वो केवल और केवल बड़ा कारण ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उदारता से ये सारी योजनाओं को लागू किया। और जब बाजार में बूम रहेगा, बिक्री होगी, मार्केट में व्यवसाय अच्छा चलेगा, तभी तो जीएसटी का कलेक्शन आएगा। पूरे हिंदुस्तान में मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में हम देश में नंबर 1 हैं। तो ये तमाम बातें ये बताती हैं कि अच्छे वित्तीय प्रबंधन का कारण और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सक्षम और कुशल नेतृत्व में हमारा राज्य बहुत ही मजबूती के साथ आर्थिक मोर्चे पर भी आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए वनोपज की संख्या 7 से बढ़ाकर 31 कर दी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि संकट के समय में भी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी नहीं बल्कि तेज हुई। संकट काल में छत्तीसगढ़ ने एक नई राह दिखाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। कोरोना संक्रमण वैश्विक महामारी और इसका असर वैश्विक था। भारत पर भी लॉकडाउन का बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ा, लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ से जो तस्वीरें आई, या ये कहें कि छत्तीसगढ़ ने जो उदाहरण पेश किया, वो वाकई में सीख लेने लायक है। लॉकडाउन के बावजूद भी चीजें रफ्तार पकड़ती रहीं। उद्योग जगत में वो मंदी नजर नहीं आई। दूसरी तरफ रोजगार के मामले में भी छत्तीसगढ़ बेहतर करता हुआ नजर आया और इसीलिए कह सकते हैं हम कि छत्तीसगढ़ से सीख लेने की दरकार है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस नेता राजेंद्र तिवारी जी जुड़ रहे हैं, चंद्रशेखर साहू जी बीजेपी से और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत बाबूलाल शर्मा जी से करेंगे। बाबूलाल जी, बहुत महत्वपूर्ण होता है नेतृत्व और लीडरशिप। लीडरशिप क्या सोच रही है, किस दिशा में आगे बढ़ रही है, किस नजरिए से सोच रही है, और शायद ये छत्तीसगढ़ में हमें नजर आया कि बेरोजगारी की दर भी बेहद कम है, उद्योग जगत भी रफ्तार पहले के मुकाबले अब पकड़ चुके हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो प्रदेश का मुखिया है उसकी सोच क्या है, उसकी इच्छा शक्ति कितनी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज वो होती है। हमने देखा कि जब मोदी जी ने लॉकडाउन किया, उसके पहले ही 4 दिन पहले जो है भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन कर दिया था। सभी काम बंद हो गए थे, लेकिन जो उन्होंने एक सोच देखी कि गांव के लोगों को जो तकलीफें होंगी, उन्होंने पहले से आंकलन किया
आंकलन करने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्र में काम की कोई कमी नहीं होने देना चाहिए। मनरेगा का काम लगातार जारी रहा, जिससे लोगों के पॉकेट में पैसा पहुंचाने की बात हुई। और कुछ ही दिन पहले जो है वो उन्होंने जो धान का बोनस बैलेंस पैसा था उसकी एक किस्त जो है वो किसानों के पॉकेट में पहुंचा दी। जेब में पैसा पहुंचने के बाद जो है आदमी स्थिर होता है, थोड़ा सोच उसकी जो है स्थिरता में आती है। इसलिए जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण लोगों के पास में पैसे थे, उनको कोई परेशानी नहीं हुई। बेरोजगारी का प्रश्न नहीं था क्योंकि मनरेगा का काम चल रहा था और उसका भी पेमेंट आज नहीं तो कल मिल जाता है। इसलिए जो है आपको ये मानना पड़ेगा कि जब मुखिया की सोच सही हो और मुखिया की पहुंच गरीब तक हो, गरीब के बारे में सोचने वाली हो, तो निश्चित रूप से व्यवस्था ठीक होती है। और यहाँ प्रदेश में देखा गया कि भूपेश बघेल ने बहुत अच्छी तैयारी की और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। इसीलिए पूरे देश से जो है इनको आदर्श रूप में देखा जा रहा है कि कई चीजें इन्होंने बहुत अच्छी की हैं। मजदूरों की व्यवस्था का मामला हो, 5 लाख मजदूर यहाँ वापस आए हैं साहब बाहर से, उसको मैनेज करना कितना कठिन काम है, वो भी हुआ। कमोबेश कमियां रह जाती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन बेहतरीन ढंग से उन्होंने काम करने का प्रयास किया है। यहाँ की टीम ने प्रयास किया है, अधिकारियों ने भी काफी कुछ मदद की है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि आपकी सोच क्या है और आपकी इच्छा शक्ति क्या है। अगर आपके पास में सोच है और उसको पूरा करने की इच्छा शक्ति है और आपके नियंत्रण में हर चीज है तो सब चीज ठीक होती है। और वही स्थिति जो है इस प्रदेश में देखने को मिली। जी जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। नेतृत्व का जिक्र बाबूलाल शर्मा जी कर रहे हैं। राजेंद्र तिवारी जी, कौन से ऐसे कारक रहे, कौन से ऐसे कदम रहे जिसके बाद जो हमें इस वक्त छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है कि चाहे ऑटो सेक्टर हो या फिर कृषि का क्षेत्र हो या दूसरे अन्य क्षेत्र, हमें कहीं भी मंदी या ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि 2 महीने का लॉकडाउन, 2.5 महीने का लॉकडाउन राज्य ने झेला है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रशांत जी। सबसे पहले तो मैं आपकी बात को रेखांकित करके उद्धृत करना चाहूंगा जो आपने कहा कि छत्तीसगढ़ से सीख लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। और दूसरा वाक्य बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं माननीय बाबूलाल जी शर्मा, जिन्होंने ये कहा कि नेतृत्व अच्छा हो, नेतृत्व की सोच अच्छी हो, काम करने का उत्साह हो, तो इस तरह के सुपरिणाम निकलते हैं। आप दोनों वरिष्ठ पत्रकारों की बात को मैं अब सार्थक ढंग से प्रस्तुत करना चाहूंगा, तथ्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करना चाहूंगा। इस बात की तारीफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की है कि लॉकडाउन में भी कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने शानदार काम किया। और दूसरी बात, सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी का जो नया सर्वे आया है जिसमें इस बात को बताया गया है कि पूरे भारत में लॉकडाउन के दरमियान 24.7% बेरोजगारी थी और मई जैसे ही खत्म हुआ तो जून में वो घट करके 23.5% हुआ। मैं डॉक्टर व्यास को कोट कर रहा हूं जो उसके एमडी हैं, तथ्यात्मक आंकड़े हैं ये। और मगर छत्तीसगढ़ में मात्र 3.4% बेरोजगारी है। ये दोनों सेंट्रल एजेंसी के आंकड़ों को मैं उद्धृत कर रहा हूं और उसके पीछे कारण है। जैसे अभी आपने ऑटोमोबाइल की बात की है, 55,000 से ज्यादा हमारे यहां 55,900 के करीब जो परिवार है मनरेगा में जो काम कर रहा है वो पूरे भारत में मनरेगा में काम किए जाने वाले लोगों का 41% है। तेंदुपत्ता तो हमारा नियमित संग्रहण होता है। 31 लघु वनोपज जो सरकार ने एकत्र किया। मैं सुदूर वनवासी अंचल की बात भी प्रशांत जी आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा कि 31 लघु वनोपज का जो संग्रहण हुआ उसमें 104 करोड़ रुपए सरकार ने दिया जो सीधा आदिवासियों की जेब में गया। और अभी जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात किया, जयपुर के बाद में पूरे हिंदुस्तान में रायपुर का स्थान दूसरा है जहां पर जीएसटी कलेक्शन की बात अभी आपने बताई ना कि मई में 2093 करोड़ रुपए का संग्रहण हुआ था, जबकि वो जून में बढ़कर के 2549 करोड़ रुपए का संग्रहण हुआ था। और उसके पीछे कारण यह है कि करीब क्या निश्चित आंकड़े दे रहा हूं, 32,982 जो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, इन गाड़ियों में 27,000 तो अकेले मोटरसाइकिल है, 3,000 ट्रैक्टर है और बाकी 2,000 से ज्यादा कार है।
अब ये जो मोटरसाइकिल 27,000 जो बाजार में आई बिकी है और जो ट्रैक्टर बिके हैं, वो उसके पीछे तथ्यात्मक कारण है, सटीक कारण है। और वो कारण ये है प्रशांत जी कि जब राजीव गांधी न्याय योजना का क्या पहली किस्त हमने दिया है 1500 करोड़ रुपए की, वो पैसा जब बाजार में आया तो बाजार में चहल पहल हुई। आप ये तो केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल सामान्यतः किसान खरीदता है, ट्रैक्टर तो पूरी तरह से किसान ही खरीदता है। आप रायपुर के पंडरी मार्केट में जाकर के देखेंगे कि किस तरह से कपड़े को लेकर के, और जो सदर बाजार है वहां के सोना हालांकि बहुत महंगा हो गया है, मगर किसान के पास में पैसा आया। मनरेगा में भी लोग उनको मुफ्त में न केवल खाने की सामग्री मिली, बल्कि उसके साथ में जो पैसा मिला उसके कारण उसका परिणाम यह हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में मनरेगा में तो हम पूरे नंबर 1 स्थान पे 66% हमने कार्य योजना पूरा कर लिया है। और मैं एक बात भूपेश बघेल जी की संवेदनशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहूंगा कि सुदूर इलाके में जो हमारा बस्तर का इलाका है, वहां पर 10 इलाके ऐसे हैं जहां पर 70% मनरेगा का लक्ष्य पूरा हुआ है। तो भूपेश बघेल जी ने इस बात का तो पहले प्रयास किया कि किसानों को उनकी ठीक है, ये बहुत सारी बातें आपने गिनाई हैं, बिल्कुल इन्हीं पर रिएक्शन हम जरूर बीजेपी से चंद्रशेखर साहू जी भी बने हुए, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। आप रोटेशन का भी जिक्र कर रहे हैं। रविंद्र चौबे को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि किसानों के जेब में जब पैसा होगा तो वो चहल पहल भी अब स्वाभाविक है कि नजर आएगी। ये सवाल लेकर मैं बाबूलाल जी के पास जाऊं, उससे पहले चंद्रशेखर जी सियासत से थोड़ा हटके अगर सोचिएगा, क्योंकि वैश्विक महामारी और इससे देश ने राज्यों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में अलग अलग राज्य इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहे। उस लिहाज से अगर देखें तो लगता है आपको छत्तीसगढ़ में कुछ बेहतर हुआ, सही तरीके से चीजें हैंडल की गई? देखिए प्रशांत जी, यदि आप ग्राउंड रियलिटीज की बात करें जी, तो आपको 2-3 जो आपके सामने यक्ष प्रश्न है उसका कहीं न कहीं जवाब आपको ढूंढना होगा। एक, यदि बेरोजगारी आपकी कम हुई है या बेरोजगारी की स्थिति बेहतर है, तो अभी एक घटना का जिक्र आया है, जिक्र करना भी चाहूँगा कि मुख्यमंत्री की निवास के सामने एक धमतरी के युवक आत्मदाह करने के लिए मजबूर हुआ। बेरोजगारी भत्ता आपके वादे में शामिल था, आप उसको यदि वित्तीय स्थिति है तो क्यों नहीं दे रहे हैं। जो भर्तियां हैं अभी रुकी हुई है, 15,000 शिक्षकों की भर्ती और 2,200 लगभग जो प्रक्रियात्मक जिसकी पूरी तैयारी हो गई थी, उसमें पुलिसकर्मी भी हैं, वो आपने क्यों नहीं किया। फिर आपका वित्तीय घाटा देखिए, मैं थोड़ा सा आपसे इजाज़त चाहूँगा और हमारे मित्रों से भी इजाज़त चाहूँगा कि हम यदि टोटल कोरोना काल के पहले की स्थिति भी देख लें और इसके बाद की भी स्थिति देख लें, आप खुशफहमी पाले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है और आप बहुत अच्छी बात करें, उसके लिए भी मेरी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप एक साल में 12,000 करोड़ कर्ज लेते हैं। अभी तक के जो कर्ज की स्थिति है आप ही ने बताया, यानी सरकार के ही आंकड़े हैं, 17,700 करोड़ आपके कर्ज में, और जो आपका जीडीपी है, जीएसडीपी है, उसके 6% से अधिक आपने कर्ज ले लिया। उसकी इजाज़त के लिए आपने चिट्ठी भी लिखी। माननीय मुख्यमंत्री जी की चिट्ठी हर सप्ताह केंद्र को भेजी जाती है, प्रधानमंत्री के नाम भेजी जाती है कि हमको 30,000 करोड़ चाहिए, हमको वो चाहिए, ये चाहिए। फिर इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? यदि आपको लगता है कि केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर में मोटरसाइकिल बिक जाना, कुछ गाड़ियां बिक जाना ही प्रदेश की खुशहाली का पैमाना है, तो आप इस पैमाने पर खुश रहिए, लेकिन मेहरबानी करके इस प्रदेश के साथ न्याय होना चाहिए, ये न्याय करिए। ठीक है, आपके लिए चंद्रशेखर साहू जी, आप क्योंकि उधारी का जिक्र कर रहे हैं कि सरकार ने मार्केट से उधार उठाया और भी सरकारों ने उठाया, मध्य प्रदेश सरकार ने भी। ये प्रदेश निश्चित रूप से संभावना वाला प्रदेश है और इस संभावनाओं को साकार करने के लिए यदि सचमुच में प्रयास होंगे तो उसका भी नतीजा आएगा, ये मेरा कहना है प्रशांत जी। ये बिल्कुल आप रिमार्क में आप ले लीजिएगा। और बाकी जो चीजें हैं वो आपके सामने स्पष्ट हैं कि हम कैसे इस प्रदेश को बिल्कुल ठीक बात है आपने कही है। उसके पहले राज्यों का चूंकि बात यहाँ पर जिक्र निकला है उधारी का या अब मार्केट से उधार पैसा उठाने का, तो और भी सरकारें उठा रही, चूंकि वैश्विक संकट है ये,
आर्थिक संकट है, बहुत सारी मार्केट में चीजें पूरे हैं, और चाहे कर्जे जीएसटी, सभी संस्थानों खैर से आपने हालांकि लिया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो और जीएसटी पिछले अपेक्षाकृत मुकाबले आपने ज्यादा इस FRDM का महीने वो आया है और इस तिमाही में आया है, उसका भी जिक्र करेंगे। मैं आ रहा हूं आपके पास। बाबूलाल शर्मा जी, एक और बात जो रविंद्र चौबे कह रहे थे कि किसानों के खातों में, जेबों में पैसा डाला जाए, और वो डाला इस सरकार ने, उसका ये असर है कि मार्केट में चहल पहल भी है, किसान ट्रैक्टर भी खरीद रहे हैं, बाइक भी खरीद रहे हैं, और स्वाभाविक है कि अगर जेब में पैसा होता नहीं तो आप ट्रैक्टर, कार, बाइक खरीदते क्यों? देखिए, अभी साहू जी, हमारे मित्र साहू जी ने एक बात कही है कि लॉकडाउन के दौर में इन्होंने 30,000 करोड़ की मांग की केंद्र सरकार से। अब मुझे ये बताइए कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन किया और लंबे समय तक वो लॉकडाउन रहा, उसका जो नुकसान राज्य को हुआ, और लॉकडाउन तो करना है, ये तो तय है कि लॉकडाउन एक राष्ट्रीय स्तरीय व्यवस्था है, उसको करना है, राज्य को करना है, लेकिन उसके कारण जो नुकसान हुआ है, क्या उसके नुकसान की भरपाई वो केंद्र से नहीं मांग सकती है, इसलिए उन्होंने मांगा। ये जो मेरी समझ में आई है बात। दूसरी चीज, आपने जो जेब में पैसा देने वाली बात रविंद्र चौबे जी ने कही है, वो बिल्कुल सही कही है कि सोच ही भूपेश बघेल की और इस सरकार की ये दिखती है शुरू से कि ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के पास, मजदूरों के पास अगर जेब में पैसा सीधा डाल दिया जाए तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये इस बात का प्रमाण है कि 3,000 ट्रैक्टर कैसे बिके या मोटरसाइकिल इतनी कैसे बिकी, बड़ी साफ बात है। गांव के लोगों के पास जब जेब में पैसा आता है तो वो लोग बचत का संग्रह करने का नहीं सोचते, वो अपनी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, अपने शौक को पूरा करने का प्रयास करते हैं, और वो पैसों को खर्च करते हैं जो मार्केट में आता है। मार्केट में जब पैसा आता है तो अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है वो सुधार की तरफ चलता है। जो नुकसान हो गया वो भरपाई तो नहीं कर सकती राज्य सरकार ना, उसको तो केंद्र सरकार को कहीं न कहीं मदद करनी ही पड़ेगी। वो 30,000 करोड़ नहीं सही, थोड़ा कम दे, लेकिन देना तो उनको पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता भी उन्हीं की जनता है। केंद्र की जनता कोई अलग है या राज्य की जनता कोई अलग है, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई आपत्ति आई है, विपत्ति आई है, तो उसमें सबको मिलजुल कर करना होगा। कोई ये नहीं है कि उस पर वो आरोप लगा दे, उस पर वो आरोप लगा दे। ये पक्ष विपक्ष का मसला ही नहीं है। जिस तरह कोरोना कोई पक्ष विपक्ष का मसला नहीं है, उसी तरह अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आई है, जो लॉकडाउन के कारण नुकसान हुआ है, राज्य उसकी भरपाई तो मांगेंगे और मांगना भी चाहिए, उनका हक है, और उसमें कोई गलत नहीं है। जो भूपेश बघेल की सरकार ने अपनी लाइन पकड़ी है, मैं समझता हूं, जहां तक मैं लोगों से बात करता हूं, स्वाभाविक है कि लॉकडाउन के दौरान नुकसान हुआ राज्यों का, और भरपाई मांगेंगे भी, और राज्यों ने भी डिमांड की है छत्तीसगढ़ के जैसे ही। मैं आ रहा हूं सर आपके पास। राजेंद्र तिवारी जी, आज भी हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुन रहे थे, वो जिक्र कर रहे थे कि बॉक्साइट की खदानें चलती रहीं लॉकडाउन के दौरान भी, और फिर अपनी रफ्तार में जो दूसरी खदानें हैं या और जो दूसरे उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, कुछ जरूर फर्क पड़ा, लेकिन फिर अपनी रफ्तार में आ गए। इसके पीछे क्या वजह थी, क्या तरीके अपनाए गए सरकार के जरिए? गोबर का जिक्र भी उन्होंने किया। यह भी स्वाभाविक है कि जो जिन लोगों के पास रोजगार है नहीं, उन्हें भी कहीं ना कहीं रोजगार देने की कोशिश जरूर है सरकार की। तिवारी जी, देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले तो मैं माननीय चंद्रशेखर साहू जी वरिष्ठ नेता हैं और उनके प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए ये कहना चाहूंगा कि जब इनकी सरकार थी 2018 सितंबर में, मैं तथ्यात्मक आंकड़े दे रहा हूं आपको, तो सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी का जो सर्वे आया था वो 22.2% छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का आया था, और अभी जो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का उन्हीं का द्वारा दिया गया प्रतिशत आया वो 3.4% है। मैं दूसरा उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए ये कहना चाहूंगा कि भूपेश बघेल जी ने केवल एक क्षेत्र में नहीं, किसानों को तो बोनस की राशि देने का काम किया, पहली किस्त मिल गई है, दूसरी किस्त अभी अगस्त में हम देने जा रहे हैं। सुदूर वनवासी अंचल में बैठे लोगों को 104 करोड़ रुपए के अलावा जिस तरह से इनके कार्यकाल में 2500 रुपए तेंदुपत्ता का बोनस मिलता था, आते के साथ उन्होंने उसको 4000 किया। महुआ का जो इनके समय में 17 रुपए किलो मिलता था, उसको बढ़ा करके 30 रुपए किया। तो ये वनवासी अंचल में ये किया, किसानों के लिए ये किया, और जो बाहर से आए हुए मजदूर थे, हमारे यहाँ के मजदूर थे, जैसा मैंने आपको बताया 41%
पूरे भारत में जो मनरेगा में काम कर रहे हैं वो प्रतिशत अकेले छत्तीसगढ़ में है। मगर इसके साथ ही उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को बुलाया और आदरणीय साहू जी जानते हैं इस बात को कि लगातार उद्योगपतियों के साथ बुला करके उन्होंने मीटिंग लिया कि भाई अब अपने उद्योग चालू कीजिए। आपने बॉक्साइट की खदान का उल्लेख किया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा सीमेंट का उद्योग हमारे यहाँ है, सबसे ज्यादा। तो लाइम स्टोन की माइंस चालू हुई, आयरन ओर की माइंस चालू हुई, इन सब के कारण हमारे यहाँ आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रही। और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा साहू जी के साथ, पूरे सम्मान के साथ, कि 8 राज्यों को उन्होंने गरीब ग्रामीण योजना के अंतर्गत शामिल किया है। साहू जी आप तो जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने गरीब रहते हैं, 40% यहां पर गरीबी का वो है। और उस राज्य को जिसका सबसे ज्यादा इलाका आदिवासियों से घिरा हुआ है, जहां पर गरीबी इतने ज्यादा प्रतिशत, राजीव तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी चंद्रशेखर साहू जी उसमें शामिल क्यों नहीं किया? जिक्र कर लेते हैं मनरेगा उसमें शामिल क्यों नहीं किया? बिहार को किया, जहां दिनों का सृजन, काम के दिनों का सृजन हुआ है वो छत्तीसगढ़ में हुआ है। दूसरी एक और बात, अगर गोबर की खरीदी का सरकार प्लान बना रही तो ऐसे परिवारों के लिए भी इससे संबल मिलेगा जिनके पास कोई बहुत बड़ा दूसरा रोजगार है नहीं। साहू जी। जी प्रशांत जी, पहली बात तो मैं हमारे मित्र को बहुत धन्यवाद करूंगा और बहुत सम्मान देता हूं। बहुत अनुभवी हैं जो हमारे लिए उन्होंने भावनाएं व्यक्त की। लेकिन आप देख लीजिए, अभी वनोपज के जो संग्रहण के आंकड़े आए हैं, अकेले तेंदुपत्ता के संग्रहण में इस वर्ष 23% की कमी हुई है। कमी चाहे जिस कारण भी हो, आप प्राकृतिक आपदा हो, आंधी हो, तूफान हो, जो भी हो, लेकिन 23% की कमी, वो डेफिसिट आपके सामने है। उसी तरीके से जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, जिसमें महुआ भी है, उसमें भी आप 14% जो आंकड़े हैं वो बताते हैं साहू जी कि वनोपज संग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है। आप मुझे बोलने की इजाजत देंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा। मेरा कहने कैसा है कि आप ग्राउंड रियलिटीज को भी एक बार देख लें। सर बोलेगा, बहुत कम वक्त है, आखिरी लाइन आपकी। आप कोरोना काल में आपने जिन जिन क्षेत्रों के जिक्र किया है, उस क्षेत्रों की आप स्थिति, यदि आपको लगता है तो आप एक व्हाइट पेपर जारी कर दीजिए साहब कि हमने ऐसा किया, वैसा किया, हमारे पास इतना है, हमारे पास इतना जमा है। तो आप फिर भर्तियां चालू कर दीजिए, आप बेरोजगारी भत्ता चालू कर दीजिए, आप जो शिक्षकों की भर्ती पेंडिंग है जिसके लिए लोग रोज, अच्छी बात है मसलों को उठाना, और आप मसले उठा भी रहे हैं। स्वाभाविक है कि सरकार का इन पर भी जरूर ध्यान होगा। वक्त की कमी है, माफी के साथ राजेंद्र तिवारी जी शुक्रिया आपका, चंद्रशेखर साहू जी आपका भी धन्यवाद, बाबूलाल शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुका है, लॉकडाउन के बाद अनलॉक 2 शुरू हो चुका है और धीरे धीरे चाहे जो खदानें हो या दूसरे क्षेत्र हो, ऑटो सेक्टर हो या फिर खेती किसानी का वर्ग हो, वो एक बार फिर अपनी रफ्तार के साथ काम में जुट गया है। बहरहाल पेशकश में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।